हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद विमल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, साथ में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं और कंपटीशन की भी तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कंपटीशन की तैयारी में हमने स्टार्टिंग में हिंदी स्टार्ट किया है, आने वाले समय में हम और भी सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। आप यदि इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले पाएँ। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं लेके आ पाया था, इसके लिए मैं आपसे बता दूं, थोड़ा सा बिज़ी था किसी काम में। और इसका जो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे थे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था कि आपसे कि मैं 5 क्वेश्चन पे का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 4 का मैं करा चुका हूँ, 5वां हमारा लास्ट चल रहा है और 5वें में भी लास्ट सेक्शन हमारा बचा हुआ है। 2019-20 का थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम पर। और हमारा जो सेक्शन है इस बार आज सी करने वाले हैं। ए और बी हम कर चुके हैं, इससे पहले अपलोड कर चुका हूं मैं, इससे पहले बाकी 4 पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट है। आज ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, 5 पेपर आपको पूरे हो जाएंगे, 5 पेपर का सॉल्यूशन आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपने कोई सा पेपर देखना चाहते हैं या नहीं देखा है अभी तो चैनल पर जाइएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको नीचे की तरफ सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो अदर कॉलेजेस वाले हैं उन पर भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से वो भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियोस प्रोवाइड करा दीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा ले पाएँ, क्योंकि यूट्यूब पर शायद ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिले, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। उनको भी ये वीडियोस प्रोवाइड करा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन सी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कह रहा है कि ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर अभी उसने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला और फिर बाद में बोला एंड एक्सप्लेन, यानी कि आपको ड्रॉ भी करनी है VI कैरेक्टरिस्टिक्स PN जंक्शन डायोड की, आइडियल और प्रैक्टिकल, यानी कि दोनों किस तरह से होती है। ये हमारा इस तरह से यहाँ पर ये और ये यहाँ पर इस तरह से ये तो हमारी प्रैक्टिकल हो जाती है। और आइडियल में क्या होती है, आइडियल में हमारा 1 सेकेंड, आइडियल में हमारा ये यहाँ से यहाँ पर और ये हमारी आइडियल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा VF होता है, ये हमारा VR यानी कि रिवर्स वोल्टेज, ये IF फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट हो जाता है। ये जर्मीनियम के लिए 0.3 कट इन वोल्टेज होती है, ये सिलिकॉन के लिए 0.7 कट इन वोल्टेज होती है। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा आइडियल में क्या है, ये यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में 0 वोल्ट पर ही हमारा कंडक्ट हो जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है। और रिवर्स बायसिंग में हमारा क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज होता चला जाता है बट करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ये आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ कर लेंगे और इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर उसके बाद उसने आगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आगे कहा है कि ऑल्सो राइट द डायोड इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हमें इसमें डायोड की इक्वेशन और लिखनी है अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए। तो डायोड की इक्वेशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। डायोड करंट की इक्वेशन होती है ID इक्वल्स टू I0 और ब्रैकेट में हम लिखते हैं क्या, e⁻ VF भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या V लिख सकते हैं बस, अपॉन ईटा VT और यहाँ पर माइनस के 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारी डायोड इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें बता दीजिएगा जो I0 है ये हमारा ये क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है। VT जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, इसको हम कितना लेते हैं, VT इक्वल्स टू, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो T/11,600 हो जाता है, 11,600 हो जाता है। VT इक्वल्स टू T अपॉन 11,600। अब ये 11, अगर एक्चुअल देखें, एक सेकेंड, अगर एक्चुअल देखें तो हमारा जो क्या होता है, ये जो VT होता है ये होता है हमारा VT इक्वल्स टू KT/Q होता है। तो K/Q, K हमारा क्या होता है, K की जो वैल्यू होती है हमारी वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, 1.38 × 10⁻⁻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 ⁻
23 जूल पर केल्विन होता है। और Q जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है। तो इनको सॉल्व करके आ जाता है हमारा 11,600 1/11,600 या 11,600 और T/11,600 हमारा ये फाइनली बच जाता है। तो आप ये भी बता सकते हैं और ये सारा भी बता सकते हैं, VT = KT/Q और K की वैल्यू बता सकते हैं और Q की वैल्यू बता सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन को हमें सपोर्ट करना है मैक्सिमम मार्क्स के लिए। और I0 हमने बता ही दिया है। I0 क्या होता है हमारा, I0 हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट। और जो ईटा हमने यूज़ किया है ये क्या था हमारा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ID = क्या होता है, I0 e टू दी पावर, e की पावर कितना होता है, V या VF लिख देते हैं अपॉन ईटा VT और -1, ठीक है। तो ये VT मैंने बता दिया है। V हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज या वोल्टेज होता है। ईटा डिपेंड करता है हमारा कि सिलिकॉन लिया है हमने या जर्मीनियम लिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ईटा जो है हम एज्यूम कर लेते हैं या होता है, मानते हैं हम कितना 1 किसके लिए, जर्मीनियम के लिए और जर्मीनियम डायोड के लिए, और हम 2 लेते हैं किसके लिए, सिलिकॉन डायोड के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो V हमारा डायोड वोल्टेज हो गया। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। I0 हो गया, ये डायोड करंट हो गई ID, V हमारा वोल्टेज हो गया, ईटा हमारा ये हमने बता ही दिया दोनों के लिए, और VT हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डायोड की इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन B क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो पार्ट दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी, पांचवा भी ऐसी, छठा भी ऐसी, सातवां भी, दोनों सब में क्या है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से एक करना है और 10-10 नंबर के हैं। तो अगर इसका दूसरा देखें तो दूसरा कह रहा है हाउ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ ए डायोड चेंजेस विद द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो कैसे चेंज होती है। तो सीधा सा है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो इंक्रीज़ होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है हमारी डिक्रीज़ हो जाती है यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारी चेंज होती है। फिर कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यानी कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है उस पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो शो करना है। तो इसके लिए शो करने के लिए क्या है, सिंपल मैं आपको कर्व बना के दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होगा क्या है, एक्चुअल में होगा 1 सेकेंड देखिए, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप उसको देखते हुए चलिएगा, ठीक है। पहले तो हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाना है उसमें, ठीक है। ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हमारा VF फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये हमारा रिवर्स वोल्टेज VR हो गया, ये फॉरवर्ड करंट हमने IF ले लिया, ये रिवर्स करंट हमने IR ले लिया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं तो सिंपल एक हमने ये इस तरह से ड्रॉ करी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा रिवर्स करंट होता है, उसमें हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्लियर, जो एक्चुअल होती है। यानी कि ये हमने अगर देखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको मान लेते हैं टेम्परेचर पर, तो ये हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी रेड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हो गई, ठीक है ना, क्लियर। अब हम अगर बात करें, ये सिलिकॉन के लिए हमने ड्रॉ कर लिया सपोज कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें अब बात करें किसकी, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें अगर, तो जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाली जो करंट है, ये तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, उसमें तो रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में पूछा है। तो ये अगर सपोज करो हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्या होगा, ये हमारा कम वोल्टेज पर ही हमारा कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि ठीक है, डायोड यहाँ पर, ठीक है, सिलिकॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और ये यहाँ पर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात चल रही है, तो रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज़ होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ये इंक्रीज़ हो गई और फिर उसके बाद तब जाके कांस्टेंट होगी, और ये यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा लगभग, ठीक है, यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है, ये हमारा ब्रेक डाउन भी क्या होगा। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या बता सकते हैं, देखो सबसे पहले ये वोल्टेज हमने, करंट हमने बता दिए, ठीक है, फॉरवर्ड का उसने पूछा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, चलिए ठीक है। रिवर्स में ये क्या है, रिवर्स में अगर हम बात करें इस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, ये जो ब्रेक डाउन अब कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, पहले कहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है तो ब्रेक डाउन भी हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो क्या क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अफेक्ट होता है, ये हमारा जो इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का जो हमारे VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो आप ये ड्रॉ करिए आइएगा, और बहुत इजी, आपको बहुत सफाई से करिएगा, बहुत अच्छे आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए इसमें कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट इज़ फ्रॉम
30 volt transformer, the load and diode forward resistance are 100 ohm and 10 ohm respectively. Calculate the average voltage, DC output power, AC input power, rectification efficiency and percentage regulation. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल है और बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसमें देखो दो सेक्शन है, सेक्शन ए में जो है 2 क्वेश्चन है और एक बी है। जो बी है वो फुल्ली थियोरेटिकल है और जो ए है उसमें दोनों ही न्यूमेरिकल है। तो बच्चे ज़्यादातर इसमें क्या करेंगे कि बी को करने की कोशिश करेंगे, बट मेरी राय ये है कि बी ना करके ए करेंगे, ज़्यादा बेटर है, फुल मार्क्स मिलते हैं। चलिए तो पहला हम ये करके देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहले जो न्यूमेरिकल की थ्योरी है इसमें कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए अब देखो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बार बार मैं यही बोलता हूँ उसको, ताकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल को एटलीस्ट नोट करते हुए चलें साथ के साथ, उससे आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये दे रहा है 30 यानी कि जो पीक वोल्टेज है जिसको हम VM बोलते हैं वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 वोल्ट। ठीक है ना, 30 से 30 तक यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है, तो यानी कि पीक वोल्टेज हमारा कितना हो गया 30। ठीक है, अब ये लोड एंड डायोड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस R, यानी कि लोड रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। एक तो RL कितना दिया हुआ है 100 ओम, और फिर उसके बाद कर रहा है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस की बात, तो RF और दिया हुआ कितना 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। ठीक, समझ में आ गया कि VM यानी कि पीक वोल्टेज जो होता है हमारा वो दिया हुआ है 30 वोल्ट, RL हमारा 100 लोड रेसिस्टेंस 100 ओम, और RF यानी कि जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक एक चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए नोट कर लिया, मैं आगे चलता हूँ। ठीक, अब हमें जो कैलकुलेट करना है उन सबको कैलकुलेट करने से पहले जितने भी हमारे ये एवरेज वोल्टेज है, DC आउटपुट पावर है, इससे पहले हमें IM और IRMS ज़रूर कैलकुलेट कर लेना होता है, क्योंकि आगे हमारे फार्मूलोज़ में फार्मूले जो हम यूज़ करेंगे उसमें IM और IRMS जो हैं वो हमें नीड होती है उनकी, और IDC भी मेज़र करते हैं हम। ये तीनों करंट जो है इनको पहले हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर दिया हुआ है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, फुल वेव दिया हुआ है या हाफ वेव दिया हुआ है। अगर हाफ वेव दिया हुआ है तो उसके फॉर्मूले अलग होते हैं, और जो फुल वेव दिया होता है उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें IM कैलकुलेट करना है। तो IM कैलकुलेट करने का तो फॉर्मूला यही है कि IM इक्वस टू हमारा कितना होता है, IM इक्वस टू हमारा हो जाएगा VM, ठीक है, अपॉन RL प्लस RF। ठीक, RL प्लस RF, तो हमारे पास VM भी है 30, RL भी है 100 और RF भी है 10। ठीक है, तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे, IM कैलकुलेट कर लेंगे। मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ और कैसे वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पुट करनी है वो बता रहा हूँ, आप बस वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी क्या है, IDC यहाँ पर मेज़र करना है। IDC भी पहले मेज़र कर लेते हैं। IDC इक्वस टू कितना होता है, अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में 2IM अपॉन पाई होता है। ठीक है, 2IM अपॉन पाई होता है। तो IM हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया ऊपर, और पाई हमें पता ही है 3.14 हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम थर्ड वन जो है IRMS कैलकुलेट करके रख लेते हैं। IRMS इक्वस टू कितना होता है, अगर हम फुल वेव की बात करते हैं तो IM अपॉन स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, IM अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर भी IM हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दें तो IRMS हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमने तीनों IM IDC है। ठीक है, और IRMS ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो उसने पूछी हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसने क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज की बात करें या आउटपुट DC वोल्टेज, DC वोल्टेज ही हमारी एवरेज वोल्टेज होती है। तो हम अगर बात करते हैं तो DC वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज जो होती है VDC अगर हम कह लें या V एवरेज अगर हम कह लें, तो वो कितना होता है IDC, यानी कि IDC जो हमारा करंट है DC, और मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे RL से, क्योंकि आउटपुट में हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो RL हमारा 100 है और IDC हम इससे पहले अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, 2IM अपॉन पाई से, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा VDC कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट करना है DC आउटपुट पावर। तो DC आउटपुट पावर मतलब PDC की अगर हम बात करें DC पावर और आउटपुट की बात कर रहा है तो इसका क्या फार्मूला होगा, IDC स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, तो IDC जो हमने अभी यूज़ किया है ऊपर VDC, वहीं पर उसका स्क्वायर कर देना है और इंटू RL से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, तो DC आउटपुट पावर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद उसमें क्या करना है, AC इनपुट पावर।
एसी इनपुट पावर मेज़र करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है, एसी इनपुट पावर की बात चलिए तो पी एसी हम मेज़र करेंगे। इनपुट पे एसी होती है, आउटपुट पर डीसी, तो इसलिए डीसी आउटपुट पावर बोलते हैं रेक्टिफायर में, और एसी इनपुट पावर। ठीक है, तो एसी के लिए हमें क्या नीड है, आई डीसी हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर कर देंगे, और इनपुट पर होता है तो इसलिए इनपुट पर हम लोड रेसिस्टेंस और प्लस करेंगे इसमें, सॉरी, लोड रेसिस्टेंस और फीडबैक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे आई आर एम एस स्क्वायर से। आई आर एम एस हमने पीछे कैलकुलेट किया है, और आर एल हमारा जो है लोड रेसिस्टेंस 100 है, और आर एफ जो हमारा फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एसी इनपुट पावर हमने कैलकुलेट कर लिया, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा इक्वल्स टू पी डी सी अपॉन पी ए सी, यानी कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पर डी सी है, इनपुट पर ए सी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी या रेक्टिफिकेशन हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे आपको फॉर्मूले बता दिए, आप इनसे वैल्यू पुट कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, वैल्यू भी सारी मैंने बता दी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्केच द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके वेव फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको एक साइड करके। देखो ये जो वेव फॉर्म दी हुई है ये मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनपुट यहाँ पर सपोज कीजिए ये इनपुट है। ठीक है, ये कितना है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी -16 दिया हुआ है। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आउटपुट के लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज हमने 16 पॉजिटिव हाफ साइकिल और 16 नेगेटिव हाफ साइकिल में अप्लाई करना है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, 0.7 हमारा सिलिकॉन डायोड है, और 4 वोल्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.7 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव साइकिल जब होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये पॉजिटिव हाफ जब हम ऊपर से अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में कब पहुँचेगा, यानी कि स्टार्टिंग में 4.7 वोल्ट तक ये फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, और हमें कांस्टेंट आउटपुट यहाँ पर इसके अक्रॉस मिलता रहेगा, कितना 4.7। सपोज कीजिएगा 4.7 यहाँ पर है, तो जब तक इनपुट वोल्टेज 4.7 या उससे ज़्यादा नहीं होता तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, यहाँ पर 4.7। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म है मैं वो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल 4.7 से ज़्यादा होती है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायोड हमारा क्या चला जाएगा, रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, ऊपर पॉजिटिव होने की वजह से, और रिवर्स बायसिंग में जाने की वजह से क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और जो इनपुट पे हम अप्लाई कर रहे हैं वही हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो यानी कि जो हम इनपुट पे अप्लाई किया उसके बाद हमें वही एज इट इज़ आउटपुट पे मिल जाएगा, कहाँ तक, 4.7 तक। ठीक है ना, 4.7। उसके बाद जैसी नेगेटिव या बाकी जो नीचे की वेवफॉर्म होगी उसके लिए यहाँ तक, जैसे सपोज कीजिए यहाँ तक है, तो ये 4.7 से पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से 4 नीचे ये वोल्टेज होगा तो 4.7 पे ही कांस्टेंट हो जाएगा। अब उसके बाद जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव है, चाहे ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाए या 4.7 ज़्यादा रहे, कुछ भी रहे, ये क्या रहेगा, हमारा हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, और हमारा जो आउटपुट रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा 4.7 में। तो यानी कि 4.7 वोल्ट से नीचे साथ के साथ नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारा क्या आउटपुट मिलेगा, 4.7 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 4.7 और 4.7 से ऊपर के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें जैसा इनपुट है वैसा हम अप्लाई कर रहे हैं, वैसे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये इस तरह से हमारी यहाँ पर ये वेव फॉर्म हमारी आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये ड्रॉ करना था और क्वेश्चन कंप्लीट। और ये 2 क्वेश्चन जरा से न्यूमेरिकल करने हैं आपको, और पूरे के पूरे 10 नंबर आपके पक्के, बहुत ईजी। ठीक है, और थ्योरी में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन कट जाते हैं, कुछ नंबर कट जाते हैं, कितना भी अच्छा लिख लें फिर भी थोड़े बहुत नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से आता है तो न्यूमेरिकल को पहले ट्राई किया करें। ठीक है, देख लिया करें, बट न्यूमेरिकल को करें तभी जब अगर वो आपको बहुत अच्छे से आता है तो। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं आता तो न्यूमेरिकल को नहीं टच करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड एंड वैरेक्टर डायोड विद प्रॉपर डायग्राम एंड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो प्रॉपर डायग्राम और करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करवा रहा है किसकी, टनल डायोड का, वैरेक्टर डायोड की। मैंने आपको समझाया है, उसका वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एक ही वीडियो में दोनों हैं, टनल डायोड भी वैरेक्टर डायोड भी, साथ में एलईडी एलसीडी भी है, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं देखते तो चैनल पर जाइएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक
प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहीं पे मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्या अगला है, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर से किसका है, ये बीजेटी का न्यूमेरिकल है। अब ये देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक तो उन्हें कैपेसिटर्स यहाँ पर यूज़ कर लिया, आपको कैपेसिटर यूज़ ही नहीं करने हैं, ठीक है, इनको लेके ही नहीं चलना। आप एक और सर्किट बनाएंगे साथ में, कैपेसिटर्स को हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों रेसिस्टेंस हमारे सीरीज़ में होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा 110 और 91, यानी कि कितना हो गया 201 हो गया, ठीक है। तो 201 किलो ओम का हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब ये देखें तो कलेक्टर टू बेस बायसिंग है, बट कलेक्टर टू बेस बायसिंग में एमीटर पर रेसिस्टर यूज़ नहीं होता, तो कोई बात नहीं। अब हम इसको किसी बायसिंग के थ्रू नहीं, जैसे हमने बायसिंग के डेरिवेशन किए थे उसके तरह करेंगे। VCEQ कैलकुलेट करना, तो Q से डरने वाली कोई बात नहीं है, VCE ही आपको कैलकुलेट करना है और ICQ यानी कि IC ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। मैं इसको जूम करके थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे और आपको दिखाई दे, ठीक है। ठीक, अब सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इनपुट साइड केवल अप्लाई करना है जिससे हमारा IC कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद आउटपुट साइड केवल अप्लाई करना है जिससे हमारा VC कैलकुलेट होगा, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले जब इनपुट साइड केवल अप्लाई करेंगे तो इधर से जाएंगे, इस तरह से यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे और यूँ चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या ऊपर हमारा VCC होता है, तो VCC कितना है 18 वोल्ट है, तो 18 इक्वल्स टू, या तो माइनस में लिख लो बाकी सारे या इक्वल करके लिख लो, 18 इक्वल्स टू, अब ये कितना है RC कितना है 3.3, और यहाँ पर करंट कौन सी मानते हैं हम, दोनों मान लेते हैं IB प्लस IC, ठीक है। IB प्लस IC जिसमें IB तो इधर चली जाएगी और IC इधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो 33 किलो ओम है, तो 33 या 3.3 किलो ओम है, तो 3.3 इंटू क्या करेंगे IB और प्लस 3.3 IC, ठीक। अब इसके बाद आगे जाएंगे, आगे चलेंगे तो प्लस कितना है ये, कितना हो गया 201, ये 33 है, इसमें साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 की पावर 3 की, ठीक है। 10 क्योंकि यहाँ ये ओम में है, या फिर इसको भी किलो ओम में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 10 की पावर 3 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 201 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू IB हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो VB बेस टू एमीटर वोल्टेज, तो प्लस कितना हो जाएगा VBE, फिर उसके बाद प्लस यहाँ से जा रहे हैं तो I इंटू RE, तो I कितना है हमारा, I हमें नहीं दिया हुआ तो I लिख लिया, और RE कितना है 5I, यानी कि I इंटू 510, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशन नोट कर लीजिए, अगर दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो जैसे मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन तो रेडी हो गई, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पर तो IB दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर तो IB दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर IC दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, IC की जगह पर IB प्लस नहीं बीटा IB यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर बीटा IB पुट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर IB है ही, फिर उसके बाद VB, फिर यहाँ पर I है, तो I की जगह पर क्या पुट करेंगे, देखो हम कुछ नेगलेक्ट नहीं करें, सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं IB प्लस IC होता है, ठीक, ये हमने पुट कर लिया। फिर उसके बाद जब हम IC को देखेंगे तो IC इक्वल्स टू बीटा IB होता है, ठीक है, क्लियर। तो बीटा हम कॉमन ले लेंगे, IB कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू IB इंटू 510, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो सारे IB हो जाएंगे, सारे IB इक्वेशन में से सारे IB हम यहाँ पर जो VB है, VB की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसको हम 0 मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 0.7 हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट कर लीजिए क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम ट्रांजिस्टर दिया नहीं है, तो इसको नेगलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब जो सब में IB बचेंगे, IB को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद जितनी भी इसमें कैलकुलेशन होगी इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर 18 को उससे डिवाइड कर देंगे इधर ले जाके, तो हमारा IB कैलकुलेट हो जाएगा। जब IB कैलकुलेट हो जाएगा तो हम ICEQ ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि Q दिया था, तो ICEQ इक्वल्स टू बीटा IB हम यहाँ पर ICQ
इक्वस टू बीटा आई बी एम यहाँ पर यूज़ कर लें तो आई बी एम जो कैलकुलेट करे होंगे तो वो, और बीटा में कितना दिया हुआ 75 मल्टीप्लाई करके हमारा आई सी आ जाएगा इनपुट साइड से। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करनी है इसमें मेन क्या, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे इसकी कैलकुलेशन में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा इस न्यूमेरिकल का और बता दूंगा आपको उसका सॉल्यूशन भी अलग पेपर पे करके। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब इसके बाद में वैसे हो जाएगा जैसे जैसे मैंने बताया, बस कैलकुलेशन ही है यहाँ पर वो करनी है आपको। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए एक एक चीज़, वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए। अब हमने क्या करना है, आउटपुट साइड के अप्लाई करना है। अब हमें वी सी ई क्यू कैलकुलेट करना है तो हम आउटपुट साइड के अप्लाई करेंगे, तो इधर से बस सीधा आउटपुट साइड इधर जाएंगे। ठीक है, तो जब आउटपुट साइड के अप्लाई करेंगे तो 18 इक्वस टू कितना होगा, आई बी प्लस आई सी है तो आई बी प्लस आई सी और इंटू कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 3। ठीक है, 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये ले लिया मान लो। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वी सी ई होता है, वी सी ई। ठीक है, तो प्लस वी सी ई प्लस फिर कितना होगा आई इंटू 10 टू द पावर नहीं 510। ठीक है, तो बस ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमने अभी जो पीछे इससे पहले आई बी कैलकुलेट किया है वो पुट कर लेंगे आई बी की वैल्यू, फिर आई सी भी हमने कैलकुलेट किया बीटा आई बी से, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। ओहो चलो कट गया, दोबारा से मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इक्वेशन दोबारा से बना देता हूँ। क्या है कि देखो 18 इक्वस टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, प्लस वी सी ई प्लस आई ई इंटू 510। ठीक है, तो इक्वेशन तो अभी हमने आई बी कैलकुलेट किया है इससे पहले इनपुट साइड के अप्लाई करके, वहाँ से आई बी पुट कर देंगे। आई सी भी हमने कैलकुलेट किया है या बीटा आई बी करके आई सी कैलकुलेट कर लेंगे। जब दोनों हमारे पास हैं दोनों को ऐड करके हमारा क्या बन जाएगा, आई ई बन जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ये भी तो आई बी प्लस आई सी है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट कर लेंगे, तो आई बी हमारा हो जाएगा। सारी चीज़ें हैं हमारे पास पूरी कैलकुलेशन में, बस वी सी ई नहीं है तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो वी सी ई क्यू लिख लेंगे यहाँ पर, वी सी ई क्यू लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ और बस कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे और वी सी ई क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेगा जे फैट की बाइसिंग का है, जबकि जे फैट की बाइसिंग जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब उसका क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में है, बहुत रेयर केस में आता है कभी कभी। फिर भी यहाँ पर समझ लीजिएगा कि कभी आपके में आ जाए तो आप भी उसको फिर बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है द डिवाइस पैरामीटर फॉर एन चैनल जे फैट आर मैक्सिमम करंट यानी कि आई डी एस एस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आई डी एस एस इक्वस टू कितना दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद पिंच ऑफ वोल्टेज वी पी इक्वस टू कितना दिया हुआ है -4 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है कैलकुलेट द ड्रेन करंट यानी कि आई डी निकालना है और वी जी एस 0 पर निकालना है, वी जी एस -1 पर और वी जी एस -4 वोल्ट पर। ठीक है, तो ये नोट कर लिए क्या क्या दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ फार्मूला क्या है। ठीक है, देखो फार्मूला कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ड्रेन करंट का क्या होता है, आई डी इक्वस टू आई डी एस एस, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है तो आई डी एस एस। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है कि 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आई डी एस एस आपको दिया हुआ है, वी पी आपको दिया हुआ है, वी जी एस पुट करना है सबसे पहले केस में 0 पुट करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, फिर -1 करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, फिर -4 करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है और बस तीनों के लिए आंसर बता देना है, ख़त्म। ठीक है, तो इतना इजी न्यूमेरिकल है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है ना, चलिए अब अगला न्यूमेरिकल फिर से 6 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये, इसमें फिर से न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। इसने तो पहले ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर कोई बड़ा सा ओपैम्प में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको जितने भी ओपैम्प के सर्किट है ना उसमें उनको आपको सबको पहचानना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि किस चीज़ का वो सर्किट है, इस चीज़ को आप पहचानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वो पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखो सबसे पहला सर्किट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, बट आपको ध्यान रखना है वोल्टेज किस पर है, तो वोल्टेज इस पर अप्लाई हो रहा है, तो प्लस वाले पे हो रहा है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वस टू कितना होता है 1 + RF अपॉन R1। ठीक है ना, तो यहाँ से जब हम वी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा 1 + RF अपॉन R1, और ये जो है हमारा
जो वी इनपुट है ये इधर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वी इनपुट यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 1+RF/R1 इंटू वी इनपुट हमारा क्या होता है, इसका ये हो जाएगा आउटपुट, किसका, पहले वाले का, नॉन इन्वर्टिंग का हमारा आउटपुट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसका अगले वाले पार्ट में जो इसका आउटपुट आएगा वो अगले वाले के लिए इनपुट होगा, ठीक है। यानी कि जो इसका आउटपुट हुआ वो यहाँ पर इनपुट है, तो ये हमारा किस पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये देखने में सर्किट अलग हमें पता लग गया है, देखते ही ये वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट है। वोल्टेज फॉलोवर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, यानी कि जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा रहे हैं वही हमें एज इट इज़ आउटपुट मिलता चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि इनपुट वोल्टेज को ये क्या करता है, फॉलो करता है। और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव यानी कि उसी फेस में ये फॉलो करेगा। अगर नेगेटिव पे यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं तो ये आउट ऑफ फेज देता है, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने आउटपुट आया वही हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज होगा कुछ, ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के थ्रू इससे कनेक्ट है, फिर उसके बाद ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू इससे कनेक्ट है, ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू इससे कनेक्ट है, तीनों एक साथ कनेक्ट है, और फिर फीडबैक रेजिस्टेंस। तो देख के पता लग गया समिंग एम्पलीफायर, तो इस वोल्टेज जो आएगा ये यहाँ पर कंसिडर कर लें, तो 3 इनपुट वाला समिंग एम्पलीफायर। तो फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्या होता है, वी आउटपुट इक्वल्स टू -RF/R1 माइनस बाहर ले लीजिए वी इनपुट 1, फिर प्लस RF/R2 वी इनपुट 2। इस तरह से हम तीनों के लिए लिख लेंगे और बस कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा ईजिली, बहुत, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें साथ में और क्या कह रहा है, ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओप एम्प, ठीक है। क्या कह रहा है, इसके साथ हमें आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर फाइंड करनी, मतलब लिखनी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बताया, आइडियल ओप एम्प की और प्रैक्टिकल ओप एम्प दोनों की बताइए। तो आइडियल ओप एम्प जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। 6-7 लिख कर आ जाइएगा, टेबल बना दीजिएगा। जैसे हमारा इन वोल्टेज गेन कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इनपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, CMRR इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस 0 होता है, मैं गलत बोल गया, आउटपुट रेसिस्टेंस 0 होता है, ठीक है ना। और PSRR 0 होता है, ये 2 0 होते हैं, बाकी सभी लगभग इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सेक्शन बी जो है ये कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, स्लीव रेट, वर्चुअल ग्राउंड, CMRR, यानी कि तीनों को डिफाइन करना है। स्लीव रेट भी बताना है, इसका भी ये मैंने तीनों की डेफिनेशन जो है आपको बताई है वीडियो में। मैं वाला वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, या मेरे चैनल पर जाकर ओप एम्प की जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएंगी इनकी डेफिनेशन भी, ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 7 हमारा यहाँ पर लास्ट बज रहा है, बाकी तो हमने कर लिए हैं। तो ये जो लास्ट सेक्शन है, 7वां जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 2 सेक्शन है। सबसे पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेज़र वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज विद CRO। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, वीडियो भी इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और साथ में चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यूनिट 5th में। फिर उसके बाद क्या है अगला, कि लिसेजियस पैटर्न ऑन ऑसिलोस्कोप इज स्टेशनरी, ठीक है। इट हैज़ 5 वर्टिकल टेंजेंट और 6 जो है हॉरिजेंटल टेंजेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें 5 तो वर्टिकल टेंजेंट दिए हुए हैं और 6 हॉरिजेंटल टेंजेंट दिए थे। तो देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ईजी होता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को करके ज़रूर आइएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, वर्टिकल टेंजेंट हो गया हमारे और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट इज़ 1800 हर्ट्ज़, डिटरमाइन द वर्टिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट, यानी कि हॉरिजॉन्टल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वर्टिकल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मेज़र करनी है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस एक छोटा सा फार्मूला है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए मैं फार्मूला आपको वो बता देता हूँ। क्या है फार्मूला, कि हमारा जो है, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी होती है FV अपॉन FH, जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि FV अपॉन FH इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट अपॉन वर्टिकल टेंजेंट्स, ठीक है। ये फार्मूला में इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ये इसी फार्मूले पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और इस फार्मूले में कुछ नहीं, 3 चीज़ दी होती हैं, एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें वर्टिकल फ्रीक्वेंसीज ने पूछी है, तो बस ठीक है, इसको इधर उठा के यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा FH, ठीक है। तो बस HT यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6, और वर्टिकल टेंजेंट कितना दिया हुआ 5, 6/5 इंटू 1800, बस कंप्लीट, क्वेश्चन सॉल्व, ख़त्म कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी DSO एंड कंपेयर इट विद एनालॉग ऑसिलोस्कोप। तो DSO यहाँ पर पूछा है, इसका सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेना। ये पिछले साल से ही नया टॉपिक जुड़ा है इसमें, वरना CRO तक ही होता था। ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप नहीं था पहले, अब ये जोड़ दिया गया है तो इसलिए पूछा जा रहा है। तो आगे ही पूछा जा सकता है। इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, उसको बस सिंपली एक्सप्लेन करना है। उसका वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पर है, आप चाहें तो उस पर जाकर देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में, या उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका भी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा पेपर था प्रीवियस सेमेस्टर का, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि हमने टोटल मिला के अभी तक 5 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। और अब जैसे जैसे आगे अगले सेमेस्टर्स आते रहेंगे, मैं और भी पेपर इसमें ऐड करता चलूँगा। तो 5 तो मतलब ये समझ लीजिए कि इन 5 पेपर्स का सॉल्यूशन तो आपको करके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पिछले 5 पेपरों को पढ़ के जाएं। तो यूट्यूब पे शायद ही आपको मिले इनका सॉल्यूशन, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आप वीडियो देखिएगा और सॉल्यूशन नोट कीजिएगा, कॉपी पे भी अपने नोट्स भी बनाइएगा, और साथ में इनको 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से, और देखिएगा आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही सफिशिएंट है। अब ये हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं अब तक के। ठीक है ना, बाकी जब अगले सेमेस्टर आएंगे तो तब मैं और भी वीडियोज़ डाल दूँगा, मतलब इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो भी और अगले पेपर्स होंगे। ठीक है ना, वो ऐड होते चले जाएंगे इसमें। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।